हाँ, तो एक मेथड और बचा हुआ था, पेबैक पीरियड। ये क्या होता है? पे बैक पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम जो पैसा लगाए हो वो कितने टाइम में आपको वापस मिलने वाला। सिंपल। यहां पे भी क्या होगा, कुछ आउटफ्लो होगा और कुछ इनफ्लो होगा। कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2, ऐसा करके कुछ होगा। इस तरह से क्या करेंगे, मान लो यहां पे 1000 लगाते हैं, सपोज 100 रुपया हुआ, 500 हुआ, और ये थर्ड है, ये थर्ड है तुम्हारा 600, 400। सपोज आपको ज्यादा कैश फ्लो हो गया तो अच्छा बात है, ज्यादा आ गया। अब इसमें बताइए तो कैश फ्लो पेबैक पीरियड क्या होगा, कितना? 3 होगा, 3 इयर्स होगा। सोच देखिए कैसे निकाला जाता है, देखिए कैसे निकाला जाता है। पहला साल पूरा आ गया, 1 साल हो गया। दूसरा साल फिर पूरा आ गया, चलो इसको 1 प्लस करते हैं। अब कितना बच गया टोटल में? 600 आ गया, 400। तो जितना बच गया उसको ऊपर लिखते हैं और डिवाइडेड बाय कितना आया, इसका फ्रैक्शन जो होगा ना वो आंसर होगा। क्योंकि ये 450 पूरे साल में आया है, पूरे साल में। अगर हम इसको डिवाइड बाय 12 भी लिखे तो बराबर होगा, ये 12 महीने के बराबर है। देखिए ये पूरे साल में आया, तो इसको 12 से अगर हम नीचे लिख दे 12 तो भी चलेगा। ये पूरा 12 को डिवाइड रिप्रेजेंट कर रहा है और ऊपर वाला कुछ महीना को। तो अगर डिवाइड करेंगे जो आएगा, सपोज कितना आ रहा है, 5 8 40 और 5 9 45, कितना आ रहा है डिवाइड करके? 0.9 8 72, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? 2.87। और ये हो भी रहा है, देखिए क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका पैसा जो आया 3 साल में कितना आ गया? 4 5 9 11, 1050, 1050 आ गया 3 साल में। जो कि आपका जो पेबैक पीरियड क्या था, मतलब जो आने वाला था, जो लगाया था वो कितना था? 1000 रुपया था। आना तो 1000 ही चाहिए था ना, लेकिन आपका कितना आ गया? ज्यादा आ गया। तो ज्यादा आने के कारण आप बोल सकते हैं कि इफेक्टिवली आपको क्या वो रिकवर करने में पूरा 3 साल लगा या 3 साल से कम लगा? कम लगा ना, तो कम लगा ना, 2.87 होगा। ठीक है। अब इसका देखिए डिमेरिट क्या है। डिमेरिट ये है कि ये जो 50 आया ना, इसको इग्नोर कर रहा है। इसको मतलब ही नहीं है, हमको पूरा पैसा अपना रिकवर हो गया 1000 रुपया, उसके बाद बाकी जो पैसा बचता है उससे हमको कोई मतलब नहीं। एक डिमेरिट ये हो गया। और इसका मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि ये आपको तुरंत आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है कि बुरा है। क्योंकि हमको 2 ही साल, 2 प्रोजेक्ट होगा, जिसका एक का होगा 3 साल और एक का होगा 2.87। किसको लेंगे? 2 प्रोजेक्ट है, एक का पेबैक पीरियड है 3 साल, दूसरा का 2.87। किसको अच्छा मानेगा? जाहिर बात है जो जल्दी दे रहा है 2.87 सर। ये क्या है, क्विकली आपको डिसीजन लेने में सहायता कर रहा है और इजीली कैलकुलेट भी हो जा रहा है। कोई इसमें क्या हम कहीं पे डिवाइड करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं? नहीं निकाल है ना। जबकि अभी तक हम लोग फाइनेंस यही सीख रहे थे कि हम लोग कल को जो पैसा आने वाला है उसका आज जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा? कम होगा। कम तो होगा पक्का, क्योंकि आपको 100 रुपया 1 साल बाद जो मिलेगा उसका आज जो मजा लीजिएगा वो तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। तो देखा जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा? कम होगा। इसमें इन्फ्लेशन होगा, बहुत सारा चीज होगा। तो अच्छा, इसका मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि कैलकुलेशन इजी है, इजी टू इंटरप्रेट है और क्विक डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। 3 हो गया। डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है कि ये जो 50 रुपया बचा ना बाकी, उसको इग्नोर कर रहा है। इसको मतलब ही नहीं है, हमको अपना पैसा मिल गया बस हो गया। तो कैश फ्लो जो रिकवर होने के बाद, जो पेबैक पीरियड के बाद जो कैश फ्लो है उसको इग्नोर कर रहा है। दूसरा, ये प्रेजेंट वैल्यू को भी इग्नोर कर रहा है। यहाँ पे जो आया है 100 रुपया 1 साल बाद, इसका आज भी 100 रुपया होगा वैल्यू? नहीं होगा ना। तो इसको क्या करना चाहिए था? कुछ रेट से डिस्काउंट करना चाहिए था। डिस्काउंट कैसे करते हैं? कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। कंपाउंडिंग कैसे होता है? डिस्काउंटिंग कैसे होता है? कंपाउंडिंग होता है कि तुम कोई पैसा था उसको किस रेट से आगे ले गई, कंपाउंडिंग। और इसी को अगर हमको पीछे लाना होगा तो ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पे 1 प्लस आर ऐसे हो जाता है। बस यही अंतर। और डिवाइड बता दिए थे, डिवाइड मतलब माइनस करना। माइनस करना, आपका जो पैसा 1 साल बाद आने वाला है वो तो ज्यादा है ना, उससे कुछ पैसा माइनस होगा और आज उसका वैल्यू कम आएगा। और कंपाउंड मतलब जोड़ना, ऐड करना। तो इसका डिमेरिट ये है कि आप इसका कैश फ्लो डिस्काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहे हैं।
टाइम वैल्यू अपनी क्या बोलता है कि किस टाइम में वो पैसा खड़ा है उसके हिसाब से उसका वैल्यू है। अगर वो आज खड़ा है तो आज उसका वैल्यू ज्यादा है, सबसे ज्यादा आज ही है क्योंकि आज मेरे हाथ में। और जो पैसा 1 साल 2 साल बाद आने वाला है उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, जाहिर बात है, क्योंकि एक तो सर्टेन नहीं है, ऊपर से उसमें कुछ इन्फ्लेशन होगा। आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप उस पैसे से कुछ खरीदते, आप अपना कंजम्पशन सेक्रीफाइस किए ना, उसके बदले में आपको एक्स्ट्रा तो चाहिए ना, ठीक है। तो इसका मतलब इस मेथड को, इसका जो कमी है उसको दूर करने के लिए एक दूसरा मेथड चाहिए था, उसको बोलता है डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड सेम इसमें होगा, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में सेम होगा, बस ये क्या करेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके और इसको प्रेजेंट वैल्यू में बदल देगा। तो 1 प्लस आर यहां पर होगा, 1 प्लस आर यहां पर होगा, यहां पे भी होगा, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अभी मेरी डिमांड जो कॉल आ गया था, तो हाँ, इसमें क्या होगा, अब पहले जो कैश फ्लो था सपोज 100 था और उसमें कुछ डिवाइड किए, तो जाहिर बात है डिवीजन का शुरू से बताते जा रहे हैं कि कोई भी रेट से अगर कोई डिवाइड करेगा इसका वैल्यू आज कम आने वाला है, आएगा, तो इसका वैल्यू 100 है तो 100 का वैल्यू हो सकता है 90 आ जाए, फिर 100 था ना सेकंड वाला, इसका वैल्यू सपोज 85 आ जाए, क्योंकि 2 साल है ना, जाहिर बात है हम लोग नीचे जब लेते हैं तो क्या लेते हैं, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n, यानी कि रेट तो जो है वो है, प्लस इससे भी तो वो कंपाउंडिंग होता जा रहा है ना, पावर बढ़ते जा रहा है, पहले पावर 1 था 1 साल, फिर पावर 2 हुआ 2 साल में। आवाज आ रहा है जी? यस सर। यस सर। तो जैसे जैसे पावर बढ़ते जाएगा ये पूरा का पूरा नंबर बढ़ते जाएगा, पहले हो सकता है 2 होगा, फिर 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर बढ़ गया ना, तो ये जितना बढ़ेगा ये उतना घटेगा। सिंपल रूल है डिवीजन का कि जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता है आंसर क्या हो जाता है, कम होते जाता है, क्योंकि ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, अब उसका हिस्सा कम होते जाएगा। यहां पे वही हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये क्या होगा, ये भी छोटा होता जाएगा, ये 450 था ना, तो उसका वैल्यू सपोज 400 कितना था सर, रेट कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, ये 500 था, 500 था तो इसको कर देते हैं 450 कर देते हैं, चलो। और इधर क्या था 550 था, तो इसको चलो 400 कर देते हैं, कितना हो गया, चलो ना इसको 600 कर देते हैं, 40 करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं सपोज 100, अब कितना हो रहा है 4 4 8 940 हो गया ना, 1040 हो गया। देखिए अब क्या हुआ, इसका आंसर कैसे वैसे निकलेगा सेम जैसे निकाले थे, कितना आ रहा है 3 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आ रहा है 3.40 एक्स्ट्रा आया ना, तो 4/100 4/10 कीजिए तो 2/5 5.2 हो जाएगा ना, यही होगा। देखिए ना 40 डिवाइड बाय 100 कीजिएगा तो क्या होगा 2/5 0.21 ओ सॉरी 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ 3.4, 3 साल 4 महीने बोल सकते हैं। अब इसमें अगर कभी पूछ ले एमसीक्यू में कि जो पेबैक पीरियड आता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज ग्रेटर देन तुम्हारा नॉर्मल जो पेबैक पीरियड है वो, तो क्या होगा, ऑप्शन में ये पूछ दिया है कि देयर इज लॉन्गर पीरियड इन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड देन जो नॉर्मल पेबैक पीरियड है उसको जो भी बोल देगा पेबैक पीरियड बोलेगा, तो क्या होगा लॉन्गर कौन सा होगा डिस्काउंटेड, क्यों, क्योंकि इसमें हम हमेशा हमेशा क्या कर रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, और किसी भी चीज का प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मतलब हुआ कि वो छोटा हो रहा है, और ये जितना कम होगा उतना ज्यादा दिन लगेगा ना, सोच के देखो
जितना कम होगा, जितना छोटा नंबर आएगा, वो उतना ज्यादा और रिकवर करने में हमको क्या होगा, टाइम लगेगा। तो ये हमेशा हमेशा क्या होगा, पेबैक पीरियड से बड़ा होगा। अगर कंडीशन दे दिया कि डिस्काउंटेड रेट जो ये आर्नी है ना, अगर ये 0 हो जाए तो आप सोचो ये 0 हो जाए तो डिवाइड होगा, अब तो फिर सेम हो गया ना। तो ये भी कंडीशन याद रखना है कि अगर ये 0 हो जाए तब तो फिर सेम हो जाएगा, लेकिन अगर ये 0 से ज्यादा है, बड़ा है, तब तो फिर ये पक्का नंबर क्या करेगा, इसको छोटा करेगा। और छोटा जितना होगा रिकवर करने में उतना ज्यादा दिन लगेगा पैसा को, और जितना ज्यादा दिन लगेगा तो जाहिर बात है आंसर जो नॉर्मल पेबैक पीरियड है उससे तो ये ज्यादा आना ही आना है। इसमें मेरिट और डिमेरिट अगर पूछेगा तो सारा मेरिट उसका जो था वही है, डिमेरिट बस यही है कि ये भी क्या कर रहा है, कैश फ्लो जैसे रिकवर हो गया उसके बाद का जो कैश फ्लो था उसको काउंट नहीं कर रहा। मतलब इसको भी यही मतलब है कि कितना साल में मेरा पैसा रिकवर हो रहा है। और मेरिट ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर कर रहा है। एक्स्ट्रा मेरिट में अगर जो इससे पहले बोले थे उसमें एक्स्ट्रा मेरिट अगर जोड़ना है तो क्या होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये भी कंसीडर कर रहा है। एक चार्ट बना के लिख दे क्या, मेरिट डिमेरिट शॉर्ट में, हाँ तो भेज ही देंगे, लिखने में टाइम वेस्ट इसीलिए हम नहीं करना चाह रहे। सर इसमें रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है? आर क्या है, आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चेंज होगा, वो तो शुरू में जैसे आप कैलकुलेट किए होंगे वही रहेगा, ठीक है। रियल लाइफ में कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होता है, वो होता है। स्टडी में अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो कांस्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज कब होगा, रियल लाइफ में, जब तुम्हारा डेट इक्विटी का क्या होगा, जो मिक्सअप है वो चेंज हो जाएगा। अब तुम वेटेज सोचो ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या था, WD इंटू कॉस्ट ऑफ डी प्लस WE इंटू कॉस्ट ऑफ ई। अब तुम सोचो ये पहले लिया था 50-50% और ये था सपोज 10, ये था 15%, इससे इंटू किया था तुम, ठीक। अब ये वेटेज चेंज हो गया, अब ये ज्यादा हो गया, सपोज ये 60 हो गया और ये हो गया 40, महंगा वाला का वेटेज तुम बढ़ा दिया। सोच के देखो, ये महंगा था 15% था और इसका वेटेज तुम बढ़ा दिया, तो आंसर पक्का बड़ा आने वाला है। अब ये 90 मतलब 9% होगा, 56 से 90 9 हो गया, और ये होगा 40 यानी कि 4%, 9 4 13। पहले कितना था, 4 7.5 था ना, और ये कितना था 5 5 ही ना आएगा, वो बोला 12.5, पहले था 12.5 अब हो गया 13, बोला ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होता है, डेट इक्विटी का मिक्स चेंज होगा। सुनी दिव्या, तुमको बताने के लिए बनाना पड़ा। हाँ अब आते हैं, एक था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ, सबसे इजी, कुछ नहीं करना होता इसमें, नेट इनकम डिवाइडेड बाय जो तुम्हारा बुक वैल्यू था। सो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो जो हम लोग रिटर्न अर्न किए हैं नेट इनकम, वो कैसे अर्न किए होंगे, कुछ पैसा लगा किए होंगे, बुक वैल्यू उसी बोलते हैं, बुक वैल्यू डेट और इक्विटी का जो भी होता है उसको जोड़ देते हैं और टोटल तो एसेट माइनस लायबिलिटी जो करते हैं ना वही आता है ना बुक वैल्यू। तो तुम जो पैसा लगाए थे उसमें जितना तुम कमाए हो उस पैसे से डिवाइड कर दोगे तो सिंपल तुमको पता चल गया कि तुम्हारा कितना परसेंट रिटर्न हुआ है। रिटर्न हम लोग ऐसे ही निकालते हैं ना, 100 रुपए लगाए थे 10 रुपए कमाए, कितना परसेंट कमाए, तो 10 रुपया डिवाइडेड बाय 100 रुपया जो लगाए थे, सेम वही कर रहे हैं यहाँ पे। डेट इक्विटी माइनस कर देंगे, जो आएगा वो मेरा इक्विटी का हो जाएगा बुक वैल्यू, और उसमें फिर नेट इनकम से डिवाइड कर देंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा एवरेज लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी एवरेज, क्योंकि एक साल का नहीं दिया हुआ रहेगा ना। तुम कभी भी कोई प्रोजेक्ट का निकालोगे, कभी भी किसी प्रोजेक्ट का निकालोगे अगर नेट इनकम, तो क्या वो एक ही साल चलेगा, नहीं चलेगा। अभी जिस तरह से CF1 CF2 कैश फ्लो 1 कैश फ्लो 2 ईयर ले रहे थे 1 2 3, तो उसी तरह से हर साल का नेट इनकम आएगा, हर साल का बुक वैल्यू भी आएगा। तो जितना बुक वैल्यू आएगा सबका एक एवरेज निकालेंगे, क्योंकि एवरेज क्या है, एक सिंगल नंबर। तो सिंगल नंबर जब तक नहीं पता चलेगा रिटर्न कैसे निकालेंगे, सबका अलग अलग रिटर्न तो निकालेंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। पहले एवरेज हम इसीलिए लिखे क्योंकि पहले फॉर्मूला बताना था, उसमें एवरेज जोड़ लीजिएगा, ठीक। इसका मेरिट क्या है, मेरिट ये है कि बाकी जो कैश फ्लो हो रहा था ना वो क्या था,
उसमें टैक्स वैक्स ये सब तो कंसिडर नहीं कर रहे थे। नेट इनकम क्या करता है? टैक्स को भी कंसिडर करता है ना, क्योंकि नेट इनकम क्या होता है? तुम्हारा जो भी पैसा है नेट इनकम पीएल अकाउंट को शो करता है। तो पीएल अकाउंट जो नेट इनकम है ये क्या होता है? सारा चीज खर्चा को लेकर कर रहा है, लेकिन वो जो कैश फ्लो ले रहे थे उसमें हम लोग टैक्स तो ले रहे थे, उसमें भी टैक्स ले रहे थे, लेकिन उसमें बहुत सारा खर्च क्या कर रहे थे? ले नहीं रहे थे। लेकिन नेट इनकम में क्या कर रहे हैं हम लोग? पूरा प्रॉपर पीएल अकाउंट बनाए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब लिए होंगे। अब इसका डिमेरिट यही है। डिमेरिट क्या है कि अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं वो क्या होता है? बहुत सारा अजम्पशन से बेस्ड होता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट माने हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग बोलते हैं ना कि आप पे किए हैं चाहे नहीं किए आपको लेना होगा। कुछ कुछ चीज सब्जेक्टिविटी हो गया यहाँ पे। अब आप चाहिएगा किसी भी साल नेट इनकम को अगर कम करना है तो कर सकते हैं। कैसे कम कीजिएगा? खर्चा बढ़ा दीजिएगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट है ही। आप बोलिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल के झूठा का 1000 रुपया 100 दिखाना था 1000 दिखा दीजिएगा। प्रॉफिट कम नहीं होगा, खर्चा बढ़ाएंगे तो ये क्या मैनिपुलेटिव है? इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है पीएल अकाउंट को। और यही रीजन है कि पीएल हम लोग जब पढ़ते थे स्टार्टिंग इंटर में तो हम लोग को बताया जाता था इसका डिमेरिट में, अगर पढ़े हुए डिमेरिट को, कि ये क्या है? अजम्पशन बेस्ड है, जजमेंटल है, मतलब क्या बोलते सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि एक मैनेजर आएगा और वो बोल देगा कि हम आज से डेप्रिसिएशन का जो मेथड है उसको चेंज कर रहे हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है चाहे सेलर मेथड है, बोल दिया कि हम चेंज कर रहे हैं। वो वही मेथड फिर अपनाएगा जिसमें सब्जेक्टिविटी है ना। उसको लगेगा कि इस मेथड में अगर अपनाने से मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैनिपुलेट कर सकते हैं हम, कम या ज्यादा कर सकते हैं। कम कब करना चाहेगा? टैक्स बचाना है तो क्या करेगा? ज्यादा करेगा, खर्चा भी ज्यादा करेगा। अगर टैक्स बचाना है तो उसको इनकम कम दिखाना होगा ना। जितना हाई इनकम होगा उतना उसको टैक्स लगने वाला है। तो अगर टैक्स बचाना है तो इनकम ज्यादा दिखाएगा। लेकिन अगर उसको इन्वेस्टर्स क्या करना है, ज्यादा बोले थे कम बोले थे? इनकम ज्यादा बोले थे ना, सॉरी। टैक्स बचाना तो इनकम कम दिखाएंगे यानी खर्चा ज्यादा दिखाएंगे, ठीक। लेकिन अगर उसको किसी इन्वेस्टर से पैसा उठाना है, सपोज को बैंक से लोन लेना है या इक्विटी शेयर इशू करना है, तो उसको क्या करना है? सब चमका रखना होगा, तो सब चीज ज्यादा ज्यादा दिखाएगा। यहां तक ठीक है? वर्ड सुने होंगे आप लोग, हाँ, विंडो ड्रेसिंग। बस ये विंडो ड्रेसिंग क्या है? मैनेजमेंट कर सकता है। तो इसीलिए क्या है, उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है। बहुत कम सर वॉइस नहीं आ रहा। डीएनडी लगाने के बाद अभी आ रहा है? यस सर। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है? यहाँ पे मैनिपुलेट ज्यादा होता है, नेट इनकम ये सब, पीएल अकाउंट ये सब, तो इसीलिए इसका यूज कम किया जाता है। कम मतलब क्या? 0% लोग इसका कोई यूज ही नहीं करता है। ज्यादातर एनपीवी रूल और आईआरआर रूल जो है वही मतलब अच्छा माना जाता है। उसी के हिसाब से कंसिडर किया जाता है कि कोई प्रोजेक्ट को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब देखिए कंफ्लिक्ट वाला जो बताया था उस दिन, उसमें एक चीज हम छूट गया था, हमको बाद में ध्यान आया कि एनपीवी प्रोफाइल बताए थे इस तरह से बताया था। एनपीवी प्रोफाइल बोले थे कि यहाँ पे अगर ये 12% है और ये 15% ये आईआरआर था और ये 120 है और ये 140, सपोज हम कुछ भी मान के चल रहे हैं, इस तरह से था। तो बताए थे कि यहाँ पे जो रेट दिया रहता है ये रेट क्या आता है? आईआरआर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनपीवी क्या 0 है, ये एनपीवी था। तो हम बोले थे कि आईआरआर वो रेट होता है जो एनपीवी को 0 करता है। आप थे ऑनलाइन थे, समझे थे ना? तब आप बता पाइएगा। तो एक रेट बोले थे कि जहां पे ये दोनों मिक्स कट रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हमेशा जो भी पॉइंट जहां पे कट होता है ना, तो ये पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है, क्योंकि यहीं पे दोनों आके मिला है, तो ये कॉमन पॉइंट है। तो हम बताए थे कि यहाँ पे जो एनपीवी होगा वो क्या होगा? दोनों का इक्वल होगा। तो एक रेट भी होगा ना, क्योंकि यहां से अगर खींचेंगे यहाँ पे सबको रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक रेट भी होगा। तो इस रेट को फिशर्स रेट बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो उस दिन हम जब क्वेश्चन भेज रहे थे ना रात में, तो हमको याद आया, मतलब देखे क्वेश्चन, हम बोले अरे ये तो हम बताना ही भूल गए थे। बता दिए थे लेकिन बस इसका नाम नहीं बताया था, ये फिशर्स रेट। ठीक है, इस पॉइंट को मतलब इस रेट को, रेट तो यही है ना, ये तो वैल्यू है, एनपीवी है, तो इसी रेट को बोलेंगे ना।
हाँ, अगर मान लो यहाँ 10% आया, ये हो गया फिशर रेट इज दैट रेट विच इक्वेट्स द एनपीवी ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स या 3 प्रोजेक्ट, जो अगर 2 प्रोजेक्ट है तो 2 प्रोजेक्ट हो जाएगा। फिशर रेट इज दैट रेट वेयर 2 प्रोजेक्ट्स हैव आइडेंटिकल एनपीवी या इक्वल एनपीवी, दोनों लिख सकते हैं। बाकी इसको भेज देंगे। इसमें बताए थे कि कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, एक बताए थे, एक एग्जांपल लेके कि जहां पे कैश फ्लो का क्या था, कितना लिए थे कैश फ्लो, दोनों को इक्वल लिए थे ना, 400 करके लिए थे, 400 लिए थे, और उसमें क्या था डिफरेंस, क्या था कि दोनों का कैश फ्लो जो आ रहा था, इनफ्लो जो हो रहा था, उसमें डिफरेंस था। एक प्रोजेक्ट में क्या हो रहा था कि आखिरी में सब कुछ आ रहा था, है ना, तो वहां पे क्या हो रहा था कि टाइम का ये था, डिफरेंस था, टाइम का ही था ना, क्योंकि एक कैश फ्लो जो था ये रेगुलर देते जा रहा था 100 करके, और दूसरा वाला क्या था, इधर कुछ नहीं दिया, एक ही बार 400 दिया था लास्ट में। तो कॉन्फ्लिक्ट कभी होता है, 2 कारण से होता है, एक होता है टाइम इशू, जो कि हम बता दिए थे उस दिन, बोला था टाइम के कारण, ड्यू टू टाइम। आज बताते हैं एक स्केल के कारण, एक और एग्जांपल लेके। दो रीजंस होता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा। एक होता है स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट। स्केल मतलब क्या हुआ कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, स्केल मतलब बेसिकली यही हुआ, एक कंपनी मान लो, अच्छा क्या हो रहा है इसका, 200 रुपया आउटफ्लो किया, एक कंपनी किया मान लो 400, डबल हो गया ना, स्केल में अंतर हो गया। ये प्रोजेक्ट ए है, ये बी है, एक किया 200, एक किया 400, बाकी इसका भी अपना 200 लिया ना, 50 ऐसे चल रहा है, और इसका भी सपोज 100 कर देते हैं, 100 कितना ले ले, 150 ले लेते हैं, और इसका ले लेते हैं 200, 350 लेते हैं। चलो ये है प्रोजेक्ट। अब सारा का सारा डिस्काउंट करके निकालेंगे, कितना आ गया टोटल, 100, 250, 250 हो गया टोटल। अब इसका एनपीवी निकालते हैं सपोज, और आईआरआर। सेम कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, उस दिन बता दिए थे कि कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब 2 प्रोजेक्ट लेंगे और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा तो दोनों को तो कोई मतलब ही नहीं एक दूसरे से। शुरू में ही बताए थे कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या होता है, अगर प्रोजेक्ट ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट अगर है तो फिर इसको करे या इसको करे, उसका डिसीजन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये चिप्स का फैक्ट्री लगा रहा है और ये सपोज हम बिस्किट का फैक्ट्री लगा रहे हैं, दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग है, रिलेटेड नहीं, डिपेंडेंट नहीं। तो चॉइस का प्रॉब्लम कहां पाता है, जहां पे दोनों एक दूसरे से डिपेंड हो, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हो। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का उस दिन बताया था कि जब हेड और टेल जैसे करते हैं ना, तो क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उसी को बोलते हैं। जैसे हेड अगर आएगा तो एक ही बार आएगा, मतलब हेड ही आएगा, हेड और टेल साथ में कभी आता है नहीं आता ना। उसी तरह से गोटी का एग्जांपल ये था ना कि जो लूडो वाला जो डाइस वाला, तो उसमें क्या होता है, अगर आएगा 1 तो 1 ही आएगा, 1 2 3 4 सब एक साथ नहीं आ सकता, एक एक करके ही आएगा। तो इस तरह का जो भी होता है इवेंट, उसको बोलते हैं म्यूचुअली इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ये हो रहा है कि एक तो प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हमको चुनना है कि इसको करे कि इसको करे। अब इसमें अगर मान लो एनपीवी इसका 100 आता और आईआरआर इसका 15 आता, इसका एनपीवी 200 आता, इसका सपोज 18, कोई कॉन्फ्लिक्ट है इसमें? आम आदमी भी देख के बता सकता है कि 2 प्रोजेक्ट अगर दोनों का दोनों क्या है, एक दूसरे डिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि एक दूसरे दोनों में से एक को हमको चुनना है जो कि बेस्ट होगा। जाहिर बात है चुनना है मतलब क्या, बेस्ट होगा उसी को ना चुनेंगे। तो कौन सा बेस्ट लग रहा है तुम्हें? प्रोजेक्ट बी, जिसका एनपीवी हाई है और जिसका आईआरआर भी हाई है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, कॉन्फ्लिक्ट तो तब होगा जब ये एनपीवी आईआरआर कम हो जाएगा, एनपीवी ज्यादा आ जाएगा, और यहाँ पे इसको 20 ले लेते। चलो देखो अब हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट। एनपीवी बोल रहा है कि इसका हाई है और आईआरआर बोल रहा है इसका हाई है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? आपको लास्ट क्लास नहीं थी इसलिए थोड़ा सा लगेगा, लेकिन यहाँ पे दिखने में तो समझ आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब दोनों प्रोजेक्ट में से साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे साफ साफ कुछ दिख ही रहा है, इसका एनपीवी ज्यादा है तो इसका आईआरआर ज्यादा है।
तो फिर अब यहाँ पे झगड़ा हो गया दोनों प्रोजेक्ट में कि किसको किया जाए। अब यहाँ पे जो झगड़ा हुआ है वो किसके कारण हुआ है? स्केल के कारण। देखो इस प्रोजेक्ट का वैल्यू ज्यादा था तो जाहिर बात है इसका एनपीवी ज्यादा आएगा। सोच के देखो इस प्रोजेक्ट का एनपीवी वैल्यू ज्यादा था, इसका कॉस्ट जो आउटफ्लो हुआ है वो 400 है और इसका 200, इसका डबल है सीधा, तो इसमें डबल कैश फ्लो भी तो आएगा और डबल कैश फ्लो आने के कारण ये क्या हुआ, ये एनपीवी ज्यादा हो गया। तो यहां पे भी सेम वैसे चार्ट बनेगा, सॉरी डायग्राम बनेगा, जो ग्राफ बनाए तो वही बनेगा और ग्राफ बनाएंगे तो इसमें भी वही होगा। फिर इसमें भी लेंगे, क्या लेंगे, फिशर रेट जो होगा, क्योंकि देखिए यहां पे हम क्या किए हैं, उस वाले में बोले थे कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, दो कंडीशन था, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है और एक है नहीं दिया हुआ, तो उसमें हम दे दिए थे 10%, तो आप लोग इसको मिटा, जगह नहीं इसलिए मिटा, उतार लिए ना आप लोग। इसका था एनपीवी कितना था 200 और इसका कितना लिए थे 100 और इसका 20 था, इसका 15 था। ग्राफ यही बनेगा, इधर एनपीवी लिखेंगे और इधर आईआरआर। आईआरआर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां से एनपीवी 0 हो रहा है, ठीक, और इसी को डब्ल्यूएससी बोलते हैं। अब इस प्रोजेक्ट में स्केल के कारण इसका एनपीवी हाई हो गया लेकिन आईआरआर कम हो गया, तो इसमें कैसे डिसीजन लेंगे। अगर डिस्काउंट रेट दे दिया होगा तो बोले थे उस दिन कि अगर तुमको दे दिया डिस्काउंट रेट, मतलब तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो इजीली हम बता सकते हैं कि जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो इधर ही आएगा, यहाँ पे कहीं 10 आएगा, यहाँ पे कहीं 12 आएगा, ऐसे ना आएगा, इधर से साइड में जाएगा तो पॉजिटिव होते जाएगा 10 12 13 15। तो यहाँ पे जब भी हम देखेंगे कि अगर तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है जिसका हाईएस्ट एनपीवी आया है, हमेशा याद रखना है कि जिसका हाईएस्ट एनपीवी आता है वो प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होता है, लेकिन उसका कंपेयर करना है किससे, कि मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है। अगर कॉस्ट लग रहा है उससे कम तब तो फिर बेस्ट है। और यहाँ पे वही हो रहा है, कॉस्ट कितना लग रहा है 10%, जो कि इसके लेफ्ट साइड है, इससे कम है ना, 15% से कम लग रहा है इसको, और ये कमा कितना रहा है 15%, और इसका एनपीवी हाई है। दोनों चीज अच्छा है, एक तो क्या हुआ कि इसका कॉस्ट भी कम लग रहा है, आईआरआर ज्यादा है, और दूसरा एनपीवी भी ज्यादा है, तो फिर बेस्ट प्रोजेक्ट यही है। ये तो गया अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता है तो, लेकिन अगर नहीं पता है तो कितना था ये 15 और ये तो 20, नहीं अगर नहीं पता है तो देखेंगे कि कहां पे दोनों इक्वल हुआ था इसका रेट। अब ये जहां पे इक्वल हुआ था उसका एक रेट आएगा, ड्रॉ कर देंगे, हो सकता है 12% या 10, मतलब ये ऐसा होगा कि इसका जब भी इस तरह से पूछेगा ना तो लिख देगा दो प्रोजेक्ट का रिटर्न और बीच में लिखेगा कहीं बीच में, क्योंकि एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता है ना, ये हमेशा लिखेगा ऑप्शन में, क्या लिखेगा 0 to 15%, 0 to 25%, 10 to 15%, इस तरह से कुछ लिखेगा, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि 10 to 15% के बीच में आने वाला है। देख लीजिए, दिखने में ही पता चल रहा है कहाँ आएगा 10 to 15% के बीच में, मतलब अगर 10 से 15% का अगर रेट लेंगे ना, यहाँ पे जो भी अगर सपोज 12 ले या 13 ले, तो अगर इतना रेट सपोज मान चल रहा है अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो इसके जस्ट आगे वाला क्या है 15% है, तो फिर ये प्रोजेक्ट क्या होगा, अगर ये ए है ये बी है तो ए ज्यादा बढ़िया। बस इसमें दो ही चीज समझना ही है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लग रहा है। अगर दिया हुआ है तब तो तुरंत निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और हम कमा रहे हैं इसमें, इस प्रोजेक्ट में 12%, सॉरी 15% और एनपीवी भी हाई है, तो इस प्रोजेक्ट को वो करना चाहिए। और अगर नहीं दिया है तो फिर इसका बीच में दे देगा, आपको देख के पता चल जाएगा कि ये तो इसके बीच में आ रहा है, ठीक, इस तरह का देगा नहीं, क्योंकि इसमें फिर फिगर उसको देना पड़ जाएगा, फिगर नहीं देगा तो पता नहीं चलेगा। फिर ड्राइंग बना लिए थे ना, नहीं इन लोगों को बना लिया, इसको एनपीवी प्रोफाइल बोला जाता है, ठीक है। और जो रेट बताया था वो क्या था, फिशर रेट था, ठीक। इसका लॉजिक यही है ना कि जैसे दो प्रोजेक्ट जा रहा है ऐसे करके, अगर मान लो एक रेट है सपोज 10%, अगर 10% से दो प्रोजेक्ट बढ़ रहा है और दोनों का एनपीवी इक्वल आ रहा है तो आगे भी क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। सोच के देखो, दो प्रोजेक्ट साथ में चल रहा है और दोनों प्रोजेक्ट का 10% रिटर्न दे रहा है, 10% कॉस्ट भी लगा है और 10% का अगर कॉस्ट से निकालते हैं उसका रिटर्न भी 10% दे रहा है, सपोज यहीं पे इक्वल हो रहा है, सब एनपीवी इक्वल हो रहा है, 10% का अगर कॉस्ट लगा है और यहाँ पे एनपीवी इसका 100 आ रहा है सपोज, तो आगे भी इसी कॉस्ट में इसका जो रिलेशनशिप है वो सेम रहना चाहिए। यानी कि अगर ये ऊपर जा रहा था तो ऊपर ही जाना चाहिए और ये नीचे जा रहा था तो नीचे ही जाना चाहिए। सोच के देखो, ये 10% जो रेट है ये कॉस्ट है, सब सपोज ये 10% कॉस्ट है इसका और ये एनपीवी इसका, कि 10% से अगर इन्वेस्ट करते तो हमको रिटर्न मिल रहा था 100 रुपया, ठीक।
तो इस प्रोजेक्ट को अगर ये ऊपर था तो इसको ऊपर ही आना चाहिए था, इसको नीचे नहीं आना चाहिए था जब 7 पे गया था तो, लेकिन यहाँ पे आके ऊपर और नीचे हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस रेट से हम कंपेयर आराम से कर सकते हैं क्योंकि यही पे दोनों मिला था। अब इसके बाद आगे क्या हुआ उसको हमको नहीं पता। इसके बाद देखेंगे कि जो मेरा कॉस्ट से मतलब इससे जो जस्ट बगल वाला होगा अगर 15% होगा तो यही ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 15% रिटर्न भी दे रहा है और ज्यादा एनपीवी भी दे रहा है। और आगे वाला लेंगे तो क्या होगा, वाले ये 20% दे रहा है लेकिन एनपीवी में क्या कर रहा है, कम कर रहा है, वैल्यू कम हो जाएगा। फिर रिटर्न भले मेरा हाई हो जाए लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑफिसर रेट इसी को बोल रहे थे जहां पे दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी इक्वल हो रहा था। हाँ, तो आज हम लोग डिस्कस किए हैं कैपिटल बजटिंग में, थोड़ा सा मेथड ही लिखते हैं। एक चीज और बताना है, ये एनपीवी मेथड इसका ड्रॉबैक नहीं बताए थे और आईआरआर मेथड का, दोनों का मेरिट डिमेरिट जो भी है हम लिख देते हैं थोड़ा सा डिस्कस करते हुए। देखिए ये क्या करता है एनपीवी मेथड कि इसमें जो इसकी मतलब डिमेरिट अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये इसको डिमेरिट लिख लीजिए क्योंकि मेरिट तो बता ही दिए है। मेरिट क्या बताए थे कि जो एनपीवी मेथड होता है ये क्या करता है, डायरेक्ट वैल्यू को कंसीडर करता है। और वैल्यू मतलब क्या, शेयर प्राइस वैल्यू पे ही टिका हुआ है, नहीं बोलते हम लोग फाइनेंस मैनेजर का क्या है रोल, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है उसका गोल, उसका मैक्सिमाइजेशन क्या है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। और किसी भी कंपनी का वैल्यू जो होता है उस दिन भी बताए थे, उसका जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस है उसका बढ़ाना। अगर ये बढ़ गया तो अपने आप उसका क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा कंपनी का। किसी भी कंपनी का कभी सुने होंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर सुने होंगे तो एक कंपनी जो है लार्ज कैपिटलाइजेशन, एक कंपनी मिड कैप है, एक कंपनी स्मॉल कैप है। कभी भी सुनिएगा टीसीएस का भी 20 लाख करोड़ पार कर गया कैपिटलाइजेशन, तो इससे क्या पता चला कि उसका टोटल शेयर प्राइस इंटू जब क्वांटिटी किया होगा तो 1 लाख करोड़ आया होगा और इसी से पता चलता है उसका वैल्यू बढ़ा है। तो एनपीवी मेथड जो एनपीवी जो वैल्यू आता है ना, वो वैल्यू क्या करता है, डायरेक्टली आपका शेयर प्राइस में इफेक्ट करता है। ठीक, अगर मान लीजिए 100 शेयर था, ठीक, पहले से 100 था, अब क्या हुआ आपका वैल्यू 50 से बढ़ गया, एनपी 50 हो गया, तो ये 100 को डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। अब ये 100 को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अब ये 100 ही रहेगा, नहीं रहेगा। सपोज कीजिए कि कितना कितना बटेगा, 20 पैसा, सॉरी 50, अगर 100 शेयर है और 50, चलिए ना सपोज 100 ही ले लेते हैं, 1 रुपये बढ़ जाएगा। मतलब पहले अगर शेयर प्राइस का था 10 रुपया तो अब प्लस 1 हो जाएगा। सोच के देखिए, ये प्रॉफिट 100 का 100 आदमी को बटेगा तो अब पहले जो शेयर था 10 रुपया अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो अब शेयर प्राइस कितना होगा, 11 रुपया, तो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हो रहा है ना। तो एनपीवी मेथड क्या करता है, इसका मेरिट यही है कि ये डायरेक्टली शेयर प्राइस को इफेक्ट करता है। जैसे भी किसी प्रोजेक्ट का अगर एनपीवी अगर हाई आता है या पॉजिटिव आता है ना तो डायरेक्टली ऐड कर देता है। लेकिन इसका डिमेरिट क्या है, डिमेरिट ये है कि ये प्रोजेक्ट का स्केल को इग्नोर करता है। स्केल क्या था हम बता रहे हैं, इग्नोर प्रोजेक्ट स्केल, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, आईआरआर मेथड, ये बोलता है, ये अज्यूम करता है कि आपका, देखिए आईआरआर मेथड में क्या बताए थे, आईआरआर मेथड में बताए थे कि आपका जो कैश फ्लो आ रहा है 1, कैश फ्लो 2, ये सब जो कैश फ्लो आ रहा है वो एक रेट से डिवाइड हो गया, ऐसे प्रेजेंट वैल्यू आता है और फिर यहाँ पे आउटफ्लो होता है। अब आईआरआर क्या होता है, आईआरआर वो रेट होता है जो तुम्हारा जो इनफ्लो हो रहा है और जो आउटफ्लो हो रहा है दोनों को इक्वल करता है। बताए थे शुरू दिन में कैसे करता है, हम बताए थे कि ये आर जो है, मतलब ये जो कैश फ्लो है ये किसी रेट से बढ़ा होगा। इसका एग्जांपल दिए थे, ये जो कैश फ्लो है ये सपोज कीजिए कि इस रेट से बढ़ा होगा। कंपाउंडिंग कैसे करते हैं हम लोग, किस चीज को, कैश फ्लो लेते हैं और उसको एक रेट से कंपाउंड करते जाते हैं। अगर ये मान लीजिए 100 रुपया है और एक रेट है मान लीजिए 10%, तो कितना आएगा 110, ऐसे नहीं कंपाउंड होता है। तो जो कैश फ्लो जो फ्यूचर में आने वाला है वो पैसा भी ऐसे ही बढ़ा होगा, 1 प्लस आर ऐसे करके बढ़ा होगा। अब हमको ये आर निकालना है, आर क्या है, कितना आप टोटल रिटर्न अर्न करने वाले कंपनी से, वैल्यू क्या था, मतलब एनपीवी क्या था, एनपीवी बता रहा था कि आप इस प्रोजेक्ट को करने से आप कितना वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट वैल्यू में, अमाउंट में, वो अमाउंट बता रहा था। लेकिन यहाँ पे ये रिटर्न बता रहा है, रेट में। रिटर्न क्या रेट होता है, अगर आपको उस दिन ही बताया था कि आपको बोले कि 10 रुपये कमाए और एक बोले कि 10% कमाए, सुनने में ज्यादा अच्छा
घर का आवाज सर घर वही का नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। आएगा सर? अभी आ रहा है, हाँ यस अभी आ रहा सर। है। तो हाँ आ रहा है। यस सर। तो कान डालने में हमको लगता है ना कि हम बहुत जोर से बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या बात करते हैं? हाँ, तो रेट बताने से क्या होता है कि वो इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेरा कॉस्ट लग रहा है 10% और कमा रहे हम 12% या 15%, तो ये प्रोजेक्ट अच्छा है। ठीक, तो इसीलिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या, यही तो है, ये कैश फ्लो जो फ्यूचर में आ रहा है वो किस रेट से बढ़ रहा है, वही रेट तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम हमेशा क्या चाहेंगे कि यहाँ पे जो नीचे जो आर लेते हैं ये WACC होता है या KO लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो रिटर्न है दोनों में क्या डिफरेंस हो, ये बड़ा हो या ये छोटा हो, क्या हो? सर नीचे वाला तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सर WACC तो कांस्टेंट रहेगा, यानी KO कांस्टेंट रहेगा, तो सर हम लोग कैश फ्लो ही ना बढ़ाएंगे। सर आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। तो सुनिए, हम बोले कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिटर्न दोनों में से कौन सा आप ज्यादा चाहिए, रिटर्न, क्योंकि रिटर्न अगर हाई यस होगा सर। तभी अब मेरा एनपीवी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपको बोला कि आप रिटर्न निकालिए, जो कि आपको नहीं दिया है, ये आर नहीं दिया हुआ है। आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि आप ये जो केओ है इसको बढ़ाते जाइए, दोनों में डिफरेंस था इसीलिए तो ये पॉजिटिव आ रहा था ना। आप इसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते बढ़ाते आपको अगर जिस दिन ये जो कैश फ्लो जो आ रहा है ये इक्वल अगर इसके हो जाए तो पता चल जाएगा कि जिस रेट से इक्वल हुआ वही मेरा रिटर्न टोटल है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर ये 100 रुपये हम लगाए थे, ठीक, और हम किसी कंपनी से मतलब कैश फ्लो कमा रहे थे हम किसी प्रोजेक्ट से 120 रुपया, ये कमा रहे थे 120 रुपया। अगर हम इसको इक्वल कर दें, मतलब अब इसको ऐसा डिवाइड करें कि ये 20 रुपया भी क्या हो, जीरो हो जाए। पहले हम निकाले थे 10% से, इस रेट से डिवाइड किए थे तो आया था 120। अब हम क्या कर रहे हैं, इस रेट को बढ़ा के अगर इसको 20 कर दे तो जैसे ही इसको बढ़ाएंगे ये कम होगा, यानी कि ये जो 120 आया है ये कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होते होते हम वहां पर रुकेंगे जहां पे 100 जो लगाए थे उसके बराबर हो जाए, अगर दूसरे तरह से बोले तो। या इस तरीके से समझे जो उस दिन बताए थे, ये अगर इतना मुश्किल समझाना ना, हम जितना हो सके इजीली बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल समझाना। देखिए हम बोले कि जिस रेट से कैश फ्लो जो आपका आगे कंपाउंड हो रहा है, अगर उतना रिटर्न आपको पता करना है कि कितना कमाए हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि नीचे रेट को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे तो ज्यादा कमाए होंगे तभी तो पॉजिटिव एनपीवी आया ना। तो आप उसको क्या कीजिए, कम करते करते आप अपना जो लगाए थे पैसा 100 रुपया उसके बराबर कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि पता ये चल जाएगा कि अगर आप 100 लगाए थे और 120 आया, यानी कि 20 एक्स्ट्रा है, तो ये 100 रुपये के बराबर कमाने के लिए हमको कितना लगा होगा, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो वो 10% लगा था, 10%। तो ये जो 20 में एक्स्ट्रा कमाए तो पक्का 10% ज्यादा कमाएंगे, तभी मतलब लॉजिक यही है कि आप 100 लगाए थे और आपका कॉस्ट था 10 रुपया, अगर 100 रुपया कॉस्ट लगाए थे और 10 रुपये कॉस्ट था तो आना 110 चाहिए था। अगर कॉस्ट हमको निकालना है, मेरा जितना लगा है सिर्फ वही हमको निकालना है, तो हमको 110 कमाना चाहिए, लेकिन हम कमाए 120, तो पक्का हम 10% या 10 रुपये से ज्यादा कमाए, यानी कि 10% से तो पक्का हम ज्यादा कमाए होंगे। इसीलिए हम बोले कि यहाँ पे ये जो आर है इसको बढ़ाते जाइए, और बढ़ाते बढ़ाते आपका एक टाइम ऐसा आएगा जहां क्या होगा कि ये इक्वल इसके हो जाएगा, और जहां पे इक्वल होगा वहीं पे रुक जाना है, और जो रेट आएगा उस रेट को हम लोग बोलेंगे टोटल रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हम इतना ही कमाए, और इतना ही कमाए मतलब क्या कि ये 100 के बराबर हो गया, तो एनपीवी क्या हो गया, जीरो हो गया। एनपीवी क्या था आपका, जो आउटफ्लो जो सॉरी जो कैश इनफ्लो जो आ रहा था उधर से उसका, और जो लगाए थे उसका डिफरेंस था, मतलब 120 रुपये जो आया और जो आज हम 100 लगाए, दोनों का डिफरेंस 20 रुपया वही था एनपीवी। पिछला क्लास प्लीज देख लीजिएगा, ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। उस दिन हम बहुत ज्यादा इस पे बात किए थे, ठीक है, और अभी हम इतना बोले इसलिए क्योंकि आप लोग उसे नहीं थे। हिट एंड ट्रायल मेथड सब कोई पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े हैं हिट एंड ट्रायल। यहाँ पे क्या करते थे, आर को चेंज करते जाते थे, बढ़ाते जाते थे, तो बस वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, और बढ़ाते बढ़ाते वहां पर रुकते थे जहां पे वो इक्वल आ जाता था।
तो हम क्या बता, हाँ हम ये बताना चाह रहे थे कि जब एनपीवी मेथड में हम लोग जब निकालते हैं ना फॉर्मूला से CF डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, तो यहाँ पे जो आर निकालते थे ये कांस्टेंट लेते थे आर, ठीक। क्यों लेते थे कांस्टेंट? हर कैश फ्लो में यहाँ पे भी आर को कांस्टेंट लेते थे, और यहाँ पे मान के चलते थे कि ये जो आर है ये मेरा कॉस्ट ऑफ आर इक्वल टू क्या था, WCC कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसलिए मानते थे क्योंकि एनपीवी मेथड मानता है कि आप जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिस कॉस्ट में आप पैसा मतलब लगाए हैं, जिस कॉस्ट में आप पैसा उठाए हैं, आपको जो अगला प्रोजेक्ट से जो रिटर्न आने वाला है ना वो भी इसी रेट से आएगा। मतलब अगर 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो अगला जो प्रोजेक्ट होगा उसमें जो री इन्वेस्ट कीजिए ना पैसा, तो फिर 10% कॉस्ट लगने वाला है। सोच के देखिए, ये जो पैसा आया 1 साल में आया पैसा, अब ये पैसा को अपने पास निकाला तो नहीं मार्केट से, ये क्या किया, फिर से री इन्वेस्ट करेगा, फिर री इन्वेस्ट करेगा तो किस रेट से करेगा, मतलब उसका कॉस्ट क्या होगा, यही होने वाला है। और ये लॉजिकल भी है, क्यों? क्योंकि मार्केट में सपोज कीजिए कि आईआरआर आता है किसी प्रोजेक्ट का 80%, आ सकता है आईआरआर का कोई ये नहीं है, ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कैश फ्लो कुछ हो सकता है कि मतलब टाइमिंग का इशू हो या स्केल का इशू हो, जिसके कारण आपका आईआरआर अलग हो सकता है, ठीक है। अब सोच के देखिए, तो आईआरआर 8% अगर आ जाए और उसके हिसाब से हम मान ले कि जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उससे भी हम 80% कमाने वाले, ये क्या बोला एनपीवी मेथड कि जिस रेट से आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना है आप उसी रेट पे अर्न करने वाले हैं नेक्स्ट, मतलब इसको जो इन्वेस्ट कीजिएगा ना री इन्वेस्ट, तो आप 10% ही कीजिएगा, इसमें कमाइएगा 10% पे ही री इन्वेस्ट होगा। लेकिन आईआरआर बोलता है कि नहीं, जो आईआरआर से आप कमाए हैं उस रेट से आप री इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दोनों प्रैक्टिकल कौन है, एनपीवी वाला ना, क्योंकि ये बोलता, ये आया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहां से निकला है, मार्केट से, जो शुरू दिन से क्लास कर रहे हैं। मार्केट से हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते थे, रिस्क देख के, फिर कॉस्ट ऑफ डेट निकालते थे, फिर दोनों का ऐड करके टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे। आप लोग क्लास शायद देखे होंगे तो देखे होंगे उसमें। तो ये जो आ रहा है ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये मार्केट से आ रहा है, और जो आईआरआर है वो क्या आ रहा है, वो टाइमिंग इशू के कारण अलग हो जा रहा है। अभी हम आईआरआर का थोड़ा सा ग्राफ बता ही देते हैं, आप लोग को थोड़ा और समझ में आएगा, तो ये ज्यादा क्लियर होगा। ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से अगर पूछेगा ऑप्शन में तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, एक होता है जहां पे ये जीरो है, ये ग्राफ सबको पढ़े हैं बचपन से, यहाँ पे जीरो होता था, इधर पॉजिटिव होता था, इधर इधर नेगेटिव होता था, इधर भी नेगेटिव होता था, इसके नीचे इधर नेगेटिव होता था ना, और इसके इधर पॉजिटिव, हाँ इधर पॉजिटिव होता था, इधर नेगेटिव होता था, यही पढ़े हम लोग। अब सोच के देखिए कि एक प्रोजेक्ट है जिसका एनपीवी कुछ इस तरह से, अभी जो प्रोफाइल बनाए थे ना हम वही बना रहे हैं, इधर एनपीवी लिखे थे और इधर रेट लिखे थे। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट में मेरा नेगेटिव एनपीवी था, फिर धीरे धीरे हम क्या हुआ कि पॉजिटिव में गए और फिर जाके घुस गए नेगेटिव में। हो सकता है नेगेटिव एनपीवी हो सकता है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे आईआरआर क्या है, यही है, क्योंकि आईआरआर क्या होता है, वह रेट जो एनपीवी को पॉजिटिव जीरो करता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि एक ही प्रोजेक्ट था और यहाँ पे 2 बार आईआरआर आ रहा है। आप सोच के देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, डिसीजन ले रहे थे कि अगर आईआरआर आएगा और एनपीवी आएगा और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो हाईएस्ट वाला जो एनपीवी होगा उसको लेंगे, यही कर रहे थे। लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जाए जो एक ही प्रोजेक्ट है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है मान लो, और उसमें 2 आईआरआर है, कैसे डिसीजन लेंगे? एक ही प्रोजेक्ट का, एक का आया 10% और एक आया 20%। अगर मल्टीपल आईआरआर आया तो कैसे डिसीजन लेंगे, नहीं ले पाएंगे ना। तो आईआरआर के साथ ये प्रॉब्लम है। दूसरा, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनता है जहां पे आईआरआर होता ही नहीं, ये यहाँ टच ही नहीं किया, एक प्रोजेक्ट है ये एनपीवी है, ऐसा होता है, ठीक है, हम बस प्रूव नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि उसके लिए मैथ्स थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा स्क्रीन में। तो ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जहां ये यहाँ पे टच ही नहीं किया, तो एरर निकला इसका। एरर क्या होता है, जो यहाँ पे आके टच करे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब जो टच होता है इंटरसेप्ट जो बताया इस दिन, इसका मतलब होता है कि एनपीवी आपका यहाँ क्या है, जीरो है। अगर ये 12% है तो 12% आईआरआर पे क्या एनपीवी जीरो है, लेकिन यहाँ टच ही नहीं किया, यानी कि नो एरर। 2 तरह का प्रॉब्लम हो गया, एक तो हो गया नो एरर और एक हो गया मल्टीपल एरर। मल्टीपल एरर, अभी हम डिमेरिट लिखा रहे हैं ना, डिमेरिट, तो यहाँ पे डिमेरिट में एरर के साइड लिख लो, नो एरर प्रोजेक्ट्स एंड मल्टीपल एरर प्रोजेक्ट। और एक बार हम फिर से उसमें आएंगे कि दोनों का जंक्शन जो है, और अगर ग्राफ बना सकता है बगल में छोटा सा तो बना दो, नो एरर में ये वाला बना देना, नो एरर में, और मल्टीपल एरर में क्या करना, ये वाला बना देना इस तरह से।
ये बना देना मल्टीपल आईआरआर। और आईआरआर इसको बार बार बोल रहे हैं क्योंकि जो लोग पढ़ा है उन लोग जानता है कि आईआरआर क्या होता है। आईआरआर वो रेट होता है जो एनपीवी को जीरो करता है। अभी जस्ट बताया ना आईआरआर में कि आप उसको बढ़ाते जाइए नीचे डिनोमिनेटर को, और एक टाइम आएगा जब क्या होगा, जो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर हो जाएगा। 100 लगाए थे और 100 आ गया, तो जिस रेट से वो आया, अब उसके बाद मान लीजिए इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो गया, इन इक्वल टू आउट। अगर दोनों 100 ही है, ये 100 ही है, तो इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है कि जो फ्यूचर में आया माइनस जो लगाए थे। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जो आया और जो लगाए थे। तो यहाँ पे अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोल दिया जाए तो इससे माइनस इसको कीजिएगा, और इसको अगर इससे माइनस कीजिएगा तो जीरो आएगा, एनपीवी जीरो आएगा ना। तो ये जीरो क्यों आया, ये दोनों को बराबर होने के कारण, और ये बराबर क्यों हुआ, आईआरआर के कारण। तो आईआरआर क्या रेट है, आईआरआर वो रेट है जो एनपीवी को जीरो करता है, या दूसरे शब्दों में कहे तो इनफ्लो और आउटफ्लो को बराबर करता है। आप लोग पिछला क्लास देखिएगा ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलो इधर आप लोग देखिए, यहाँ क्या है, ये जीरो है, ये एनपीवी है। एनपीवी क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो इसी रेट पर जीरो हुआ है। इस लाइन में सब कुछ क्या है, जीरो है, एनपीवी। तो यहाँ पे जितना भी रेट है सब आईआरआर का रेट है। ठीक, पहला ही दिन तो एकदम नहीं समझ में आएगा क्योंकि ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा पुराना, हम समझा ही देंगे, कंप्लीट तो कर ही देंगे। एक तरीका नहीं काम करेगा तो दूसरा तरीका लगाना होगा। तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ अजम्पशन के बारे में, नो आईआरआर मल्टीपल आईआरआर, ये हो गया। अब फिर से वहीं पे आते हैं जो हम बात कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि एनपीवी मेथड क्या बोलता है, ये अज्यूम करता है कि आप जो प्रोजेक्ट से जो आपका पैसा आने वाला है, ये जो कैश फ्लो आने वाला है, तो इसको जो री इन्वेस्ट कीजिएगा, मतलब दोबारा जो कैश फ्लो टू ये जो होने वाला है री इन्वेस्ट, इस पैसा को आप अभी तो खींचने वाला है ना मार्केट से, इसको फिर आप री इन्वेस्ट कीजिएगा। तो जिस रेट से री इन्वेस्ट कीजिएगा, री इन्वेस्टमेंट का देखिए लॉजिक क्या है। आप लोग कभी अगर कहीं इन्वेस्ट करते होंगे पैसा तो सुनते होंगे कि री इन्वेस्ट कर दिए सर, एजेंट लोग बोलता है, या हम लोग जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जब बात करते हैं, जो लोग समझता है इस चीज को, वो लोग क्या करता है, वो लोग चाहता है कि बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो एटलीस्ट 4% तो आ रहा है। अगर अपने पास पैसा रखेंगे तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सोच के देखिए। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि आप उस पैसा को अपने पास रखने के कारण जो आपका लॉस हो रहा है, 4% का मान लीजिए लॉस हो रहा है, तो ये लोग भी अपने पास अगर रखेगा और इसके पास अगर किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है कहीं इन्वेस्ट करने का, तो उस पैसा को हो सकता था कि बैंक में रखता 4% कमाता, हो सकता था। या एटलीस्ट इसको क्या सोचना चाहिए कि 4% कमाए, या जिस रेट से हम पैसा उठाए होंगे एटलीस्ट उतना कमाए। सोच के देखिए लॉजिकल क्या है, जिस रेट से उठाया, क्योंकि इसका अपना बाप का पैसा था नहीं, ये तो शेयर होल्डर से इशू करके पैसा उठाया, डेट होल्डर से डिवेंचर होल्डर से आया, तो ये क्या चाहेगा, 4% तो हम लोग चाह रहे हैं ना, क्योंकि वो पैसा हमारा अपना है, वो हम लोग अर्न किए। लेकिन कंपनी के अगर देखा जाए पर्सपेक्टिव से, तो कंपनी का वो पैसा नहीं है, वो पैसा वो कहीं से लाया है, उसके लिए उसको कॉस्ट लग रहा है, तो एटलीस्ट वो क्या चाहेगा कि वो जितना कॉस्ट में लाया है उतना तो कम से कम मिले। तो एनपीवी मेथड थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचता है कि अगर हम कल को इन्वेस्ट करेंगे तो हम जितना कॉस्ट हम उठाए ना, तो हमको भी कोई देगा तो उसी परसेंट में देगा, क्योंकि मेरे लिए जब उतना रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो सामने वाला के लिए भी क्या है, सेम ही होना चाहिए। तो ये रियलिस्टिक। लेकिन ये आईआरआर मेथड क्या बोलता है कि नहीं, जिस मेथड से मतलब जितना आईआरआर आया है, जिस रेट से आईआरआर आया है, जितना रेट, उसी रेट से हम इन्वेस्ट करेंगे तो, क्योंकि वहां पे भी हम लोग फॉर्मूला जो लिखे थे यही लिखे थे। सोच के देखिए फॉर्मूला क्या था उसमें भी यही था ना, यहाँ पे भी CS1 प्लस आर ऐसे ही चल रहा था, और फिर इसको पुल कर रहे थे। पुल कैसे करते हैं, आप बस आर को चेंज कर रहे थे, आर को बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन फॉर्मूला सेम था ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो कैश फ्लो आ रहा है इसको भी तो रीइन्वेस्ट का बात आ रहा है। हमेशा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर जो भी करता है कंपनी, कॉर्पोरेट फाइनेंस मान के चलता है, वो पैसा अपने पास नहीं रखेगा क्योंकि उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो उस पैसा को रीइन्वेस्ट करेगा। तो रीइन्वेस्ट करने पे उसको कितना रेट मिलेगा, तो आईआरआर बोला कि जितना आईआरआर आया उतना ही मिलेगा, और एनपीवी बोला कि जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उतना ही मिलेगा। अभी समझ में आया सबको। तो ये रियलिस्टिक नहीं है, इसका डिमेरिट यही है। इसका डिमेरिट मत लिख दीजिएगा, वो तो मेरिट है इसका कि ये रियलिस्टिक मानता है, लेकिन इसका डिमेरिट जो इसके वाला ये हम खाली नहीं बताया, बाकी इसका बता दिए डिमेरिट। इसका डिमेरिट क्या बताया, नो एरर, मल्टीपल एरर। उसके बाद एक अभी जो बताएं कि रॉन्ग अजम्पशन है, इसका अजम्पशन क्या है कि जितना आईआरआर जिस रेट से मतलब जितना आईआरआर आया है उसी रेट से वो क्या करेगा, रीइन्वेस्ट करेगा। या यहाँ पे शॉर्ट में लिख लीजिए, रीइन्वेस्टमेंट रेट विल बी आईआरआर, बस इन्वेस्टमेंट रेट विल बी या इक्वल टू आईआरआर, जितना शॉर्ट में लिखना लिख लीजिए। और यहाँ पे इसका अगर मेरिट जब लिखिएगा तब लिख लीजिएगा, कहीं पीछे नीचे में कहीं पे लिखने के बाद भूल ना जाए।
क्योंकि अभी हम सिर्फ डिमेरिट बता रहे थे, तो डिमेरिट बता दिया, इसका स्केल वाला खाली बताना है, स्केल वाला हम बताते हैं। हो गया कंप्लीट। और कुछ अगर अभी नहीं भी आया माइंड में तो हम अगले दिन बता देंगे। मोटा मोटी इसका जो मेन था ना डिमेरिट हम बता दिए। डिमेरिट से क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ स्केल वाला था ना, क्या लिखे थे प्रोजेक्ट का? हाँ स्केल का बात करते हैं। देखिए एक प्रोजेक्ट है 1 मिलियन और एक प्रोजेक्ट है 1 बिलियन, ठीक है, ये आउटफ्लो है। इसका इनफ्लो जो हुआ है यानी कि जो रिटर्न आया है ये आया है मान लीजिए 0.1 मिलियन और इसका जो आया है इनफ्लो 0.2 मिलियन। इसको एनपीवी लिख देते हैं सबसे बढ़िया। सोचिए देखिए एनपीवी क्या बोलता है, दो प्रोजेक्ट है, ठीक, दो प्रोजेक्ट में जिसका हाईएस्ट एनपीवी आएगा, एनपीवी हमेशा बोलता है ना कि बड़ा वाला एनपीवी जिसका आएगा उसी को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे एनपीवी हाई किसका है? मिलियन, सेकंड वाला इसी का ना हाई है जी। 0.1 मिलियन से बड़ा 0.2 मिलियन है। लेकिन यहाँ पे ये क्या इग्नोर कर रहा है, ये कमा रहा है 1 बिलियन लगा के, सोच के देखिए, और ये कमा रहा है 1 मिलियन लगा के, ठीक। तो एनपीवी मेथड क्या करता है कि उसका स्केल जो है ना प्रोजेक्ट का उसको इग्नोर करता है। तो फिर कोई ऐसा मेथड होगा जो इसको दूर किया होगा इस कमी को, वही है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। कैसे? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या बताता है? ये बताता है कि पीवी ऑफ इनफ्लो और डिवाइडेड बाय आउटफ्लो। ये आया मान लो 1.2, ये जैसे ही 1.2 आया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप हर 1 रुपया लगा के 1 रुपया 20 पैसे कमा रहे। सिंपल। अगर यही प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इस प्रोजेक्ट का होगा तो यहां क्या बता देगा? तो ये बता देगा कि आप कितना रुपया लगा के कितना कमा रहे हैं, बता देगा। तो इसमें भी बता देगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या कर रहा है ना, उसका स्केल को देख रहा है। क्यों? ये हर रुपीज को देख रहा है कि एक एक रुपया लगा के आप कितना कमा रहे हैं, क्योंकि ये यूनिट बता दे रहा है 1.2 1.3 ऐसे। तो ये पर रुपी जो लगाए हैं, डॉलर जो लगाए हैं, उससे कितना आप अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये बताता है, जो कि ये नहीं बता पाता है इनपेज में। यहां तो ठीक है। और जो स्केल का बात किया तो वो यही था। स्केल मतलब क्या कि कितना का प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट है 1 मिलियन का, 1 मिलियन जान रहे हो कितना होता है? 10 लाख। और 1 बिलियन 1 करोड़, 1 करोड़ होता है। 3 जीरो नहीं ज्यादा होगा ना, 3 जीरो और बढ़ जाता है, 9 जीरो होगा मान लो, 2 3 4 5 6 इतना होगा 1 बिलियन में। अब कितना होगा गिन लो। 3 का काउंट में चलता है, मिलियन फिर बिलियन फिर ट्रिलियन ऐसे चलता है। अच्छा मिलियन के बाद 10 मिलियन भी तो होता है, फिर मिलियन होगा फिर 10 मिलियन फिर उसमें 3 जीरो लगाएंगे, ऐसे कुछ होता है ना। हमको भी उसका आइडिया नहीं होता, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट का स्केल जो है वो क्या है, साफ पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट का स्केल यहाँ पे बड़ा है। लेकिन ये बता रहा है एनपीवी मेथड शॉर्टकट में कि इसका एनपीवी ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बता दे रहा है कि आप एक एक रुपया लगा कितना कमा रहे हो। अगर एक एक रुपया लगा के निकालना अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ज्यादा आएगा, यहाँ पे कम आएगा, क्योंकि आप 1 बिलियन लगाए, सोच के देखिए तो, और इतना कमा रहे हैं 0.2 मिलियन। बहुत छोटा रकम, मतलब हो सकता है ये 20 पैसा है तो ये रुपया है, ऐसा मान के चलो, ठीक। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मेरिट यही है, मतलब उसका मेरिट हम भेज देंगे, उसमें कुछ पैसा था नहीं इसीलिए हम उसको लिखा नहीं रहे। बस ये है कि वो पर रुपीज बताता है, अगर साइड में लिखिए तो लिख लीजिए कि पर रुपीज जो रिटर्न है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बताता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेल्स दी रिटर्न पर रुपी इन्वेस्टेड, ऐसे करके लिख लीजिए। यहां तक ठीक है? बोले कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेल्स पर रुपी रिटर्न पर रुपी इन्वेस्टेड। जैसे नहीं हम लोग लिखते हैं कि सेम रोटी वाला एग्जांपल जो हम बार बार लेते रहते हैं क्लास में कि 10 रोटी है, 2 लोग बांट रहे हैं, तो पर हेड कितना मिला? 5 रोटी पर पर्सन। सेम वही ना किया हम लोग इंडेक्स में, पीवी ऑफ आउटफ्लो डिवाइड बाय इनफ्लो। तो यहाँ पे पर हेड कितना मिला, उसी तरह से यहाँ पे आउटफ्लो क्या हुआ था, पर रुपी। तो पर रुपी हमको कितना मिला, सिंपल। इसको लिख सकते हैं या समझ भी सकते हैं। समझ में गया ना?
क्या करें, आगे नया चैप्टर स्टार्ट करें या छोड़ दे, क्योंकि 3 ही बज गए, इसीलिए आप लोग कब से बैठे। ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।